गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और टेलीव्यूअर्स। आप सभी बंधुओं का मैं अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज मैं बीज से संबंधित यह द्वितीय भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे मित्रों, छात्र छात्राओं, पिछले क्लास में मैंने आपको सीड क्या होता है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी देने का काम किया। बीज के अंदर कौन कौन सी रचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, बीज के कौन से पोर्शन को किस नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले क्लास में भ्रूणपोषीय, अभ्रूणपोषीय अर्थात इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक एवं पेरिस्पर्मिक सीड के बारे में जानने का काम किया। इस वीडियो सेशन में मित्रों हम सभी अब क्लास को कंटिन्यू रखते हुए इसके अंतर्गत एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज, बीज प्रसुप्तावस्था क्या होती है, बीज अंकुरण से हम क्या समझते हैं, बीज को अंकुरित करने के लिए किन दशाओं की आवश्यकता होती है, बीज का क्या महत्व है, इन सारे बातों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहां मैंने आपके बीच मोनोकोटिलिडनस सीड अर्थात एक बीजपत्री बीज लिखा है, जिसका मतलब होता है वैसा बीज जिसमें एक कोटिलिडन पाया जाता है, जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, उसे हम लोग एक बीजपत्री बीज कहते हैं। बीजपत्र क्या है मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से पिछले पाठ में दिखलाया था। भ्रूण के पोषण हेतु भोजन, भोजन अर्थात भ्रूणपोष इन बीजों में जमा रहता है। मोनोकोट में हमारा इंडोस्पर्म जो है वह बीजपत्र में नहीं बल्कि बीज में जमा रहता है, इसलिए यह भ्रूणपोषीय बीज कहलाता है। एग्जाम्पल में मक्का, धान और जौ। इसके बाद मैंने लिखा डाइकोटिलिडनस सीड अर्थात द्विबीजपत्री बीज, जिस बीज में दो बीजपत्र, दो कोटिलिडन होते हैं, उन्हें हम लोग द्विबीजपत्री बीज के रूप में जानते हैं। ऐसे बीजों में भ्रूण का जो पोषण करने के लिए जो भ्रूणकोष होता है वह बीज में जमा नहीं रहता बल्कि बीजपत्र अर्थात कोटिलिडन में जमा रहता है। इसलिए ऐसे बीजों में भ्रूणपोष कंजम हो जाता है, खर्च हो जाता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। एग्जाम्पल में चना, मटर, सेब और मूंगफली मैंने कुछ उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ मैंने लिखा है यहाँ कुछ ऐसे द्विबीजपत्री बीज होते हैं जो अभ्रूणपोषी नहीं बल्कि भ्रूणपोषी होते हैं, जैसे अरंड, कास्टर, कपास, कॉफी, ये सभी हैं तो द्विबीजपत्री, लेकिन ये अभ्रूणपोषी नहीं है बल्कि ये भ्रूणपोषी अर्थात इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। इसके बाद मोनोकोट और डाइकोट का टिपिकल डायग्राम आपको, एग्जाम्पल आपको मक्का का, मटर का मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, जो कि इस क्लास में आपको बोर्ड पर दर्शाया नहीं जा रहा है, लेकिन मित्रों जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो उसमें इसका आपको लेवल डायग्राम अर्थात नामांकित चित्र मौजूद रहेगा।
इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब हो जाता है मेरे मित्रों बीज सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था मतलब जो सोई हुई अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, अक्रियाशील अवस्था में रहता है। तो बीज कब अक्रियाशील अवस्था में रहता है? बीज वैसे समय में अक्रियाशील अवस्था में रहता है जिस समय परिस्थितियां, जिस समय आसपास का वातावरण, जिस समय दशाएं उसके अनुकूल नहीं है, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन में बीज जो है खुद को सुसुप्त अर्थात निष्क्रिय अवस्था में रखता है। यहाँ मैंने लिखा है बीज जब परिपक्व हो जाता है तब उसमें मौजूद भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में स्वयं को ले आता है, जिसे बीज प्रसुप्तावस्था कहते हैं। उस समय बीज में जल की कमी होती है, वह शुष्क सूखा हुआ अवस्था में रहता है, उसमें अंकुरण क्षमता निष्क्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही बीज को उसकी अनुकूल दशाएं मिल जाती हैं, वह बीज जो है सक्रिय अवस्था में आ जाता है और अंकुरित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, अंकुरण के लिए प्रयासरत हो जाता है। ये सीड डोरमेंसी के बारे में मैंने आपके सामने। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है बीज अंकुरण को रोकने अर्थात बीज को प्रसुप्तावस्था में रखने के लिए अनेक कारण जिम्मेवार होते हैं, अनेक फैक्टर हैं जो सीड डोरमेंसी में या कह सकते हैं कि बीज को जर्मिनेट करने से रोकने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से काउज हैं, रीजन हैं, उसको हम लोग जानने का काम करेंगे। सर्वप्रथम मैंने लिखा है अपारगम्य बीज कवच यानी इम्परमिएबल सीड कोट। वैसा बीज कवच को हम अपारगम्य कहते हैं जिन बीजों के बीज कवच से जल का प्रवेश नहीं हो पाता। हम लोग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त किया कि परमिएबल किसे कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल किसे कहते हैं और सेमी परमिएबल क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि जब बीज कवच सीड कोट अपारगम्य अर्थात इम्परमिएबल होता है, अर्थात जिन बीजों के कवर से जल का आवागमन नहीं हो पाता है, वैसे बीज आपको अंकुरण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या वैसे बीज प्रसुप्तावस्था में पड़े हुए रहते हैं। दूसरा मैंने लिखा लवण की अधिकता। लवण ज्यादा रहने से भी बीज अंकुरण नहीं हो पाता है। भ्रूण का अपरिपक्व होना, जब तक एम्ब्रियो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो जाता है, अर्थात भ्रूण में एम्ब्रियो में नए नवोद्भिद पौधे सीडलिंग प्लांट्स की उत्पत्ति की क्षमता नहीं आ जाती है, तब तक जो है बीज आपको प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। फेरोलिक एसिड की मौजूदगी भी जो है बीज प्रसुप्तावस्था का एक प्रमुख कारक है। इसके बाद मैंने लिखा है सीड विएबिलिटी। सीड विएबिलिटी का मतलब है कि बीज में अंकुरण की क्षमता होना, बीज में नए पौधे को उत्पन्न देने की क्षमता होना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सीड विएबिलिटी कहते हैं। बीजों में अंकुरण क्षमता के बने रहने के काल को सीड विएबिलिटी कहते हैं। सीड विएबिलिटी का बहुत सारा आधार होता है, लेकिन दो आधार जो है उसमें मुख्य है, एक है पर्यावरणीय आधार और दूसरा है आनुवांशिक आधार। पर्यावरणीय आधार में आर्द्रता और तापमान आती है, जबकि आनुवांशिक आधार में ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है जिसके कारण से कुछ बीज कुछ सप्ताह तक, कुछ दिनों तक अंकुरण करने की क्षमता रखते हैं और कुछ बीज जो है कई सौ वर्षों तक भी अंकुरण करने की क्षमता अपने अंदर मौजूद रखते हैं। मैंने लिखा है पर्यावरण में दृष्टिकोण से आर्द्रता और तापमान सीड विएबिलिटी एवं सीड डोरमेंसी को प्रभावित करते हैं।
जबकि अनुवांशिक दृष्टिकोण से सीड वेरिएबिलिटी कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ऑक्जेलिस में कुछ सप्ताह तक सीड वेरिएबिलिटी पाया जाता है, बर्च में एक ऋतु तक सीड वेरिएबिलिटी पाया जाता है, ट्राइफोलियम में 100 वर्ष तक सीड वेरिएबिलिटी रहता है, लोटस या निलंबो में 1000 वर्ष तक बीज अंकुरण क्षमता मौजूद रहती है, और डेड सी के पास राजा हेरोल्ड के महल से डेट पाम फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा का 2500 वर्ष पुराना बीज खुदाई में प्राप्त हुआ था। इस बीज में जब ये बीज हमें खुदाई से प्राप्त हुआ तो पर भी 2500 वर्ष गुजर जाने के बाद भी यह पाया गया कि बीज में अंकुरण क्षमता मौजूद थी। अब हम लोग ये जानने का काम करेंगे इसके बाद कि आखिर बीज प्रसुप्तावस्था, बीज अंकुरण क्षमता का पता हम किस टेस्ट के द्वारा लिखा है मित्रों, आर्कटिक टुंड्रा में 10,000 वर्ष पुराना हिप इने अर्थात लुपिनस आर्किटस का बीज प्राप्त हुआ जिसमें सीड वेरिएबिलिटी मौजूद था। इससे पुष्पधारी पौधे भी उत्पन्न हुए। इसके बाद मैंने बतलाया कि बीज का अंकुरण क्षमता अर्थात किसी बीज में सीड वेरिएबिलिटी की जो क्षमता होती है उसका हम लोग जांच, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए बीज में अंकुरण क्षमता सीड वेरिएबिलिटी की जांच के लिए उसे लंबवत काट लेते हैं और काट कर 0.1% ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जिसे हम लोग टीपीसी के नाम से जानते हैं, के घोल में डाल देते हैं। कुछ देर के बाद हम यह पाएंगे कि घोल में जो बीज डाला गया है उस बीज का कलर अगर गुलाबी हो जाता है तो इससे ये पता चल जाता है कि वह बीज में आपको वेरिएबिलिटी अर्थात अंकुरण की क्षमता है, और अगर बीज के कलर में परिवर्तन नहीं होता है तो उस बीज में वेरिएबिलिटी की क्षमता नहीं होती है। सीड जर्मिनेशन किसे कहते हैं? बीज के सुसुप्तावस्था अर्थात निष्क्रिय अवस्था से जागृत अवस्था सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीज अंकुरण कहते हैं। जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तब वह अंकुरण के लिए तैयार होता है। बीज को अंकुरित करने के लिए उसकी सक्रिय कोशिकाओं में 75 से 95% तक जल, 15 डिग्री सी टेम्परेचर से 30 डिग्री सी टेम्परेचर की जरूरत और O2 अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी आवश्यक हो जाती है। ये तीनों कंडीशन अगर मौजूद रहते हैं तभी बीज अंकुरित कर पाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बीज में जो भ्रूण मौजूद है वह भ्रूण भी परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, अर्थात अब वह भ्रूण नए पौधे को उत्पन्न करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, तभी जो है वह बीज अंकुरित हो पाता है, बीज जर्मिनेट कर पाता है। बीज जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने लिखा हाइपोजियल जर्मिनेशन, जब मिट्टी के अंदर बीज पत्र का विकास हो, यानी मिट्टी के अंदर बीज जब भी अंकुरित होंगे तो उसके लिए मुख्य रूप से मिट्टी का होना जरूरी है। ऐसे मिट्टी नहीं भी रहती है और नमी मिलता है तो पर भी बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे कि घर में जब फूले हुए चना पर आप नमी बराबर उसको प्रोवाइड करते रहते हैं तो फूला हुआ चना आपका या मूंगफली आपका क्या हो जाता है, वह अंकुरित हो जाता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या पाते हैं कि बीज को अंकुरित करने के लिए, क्योंकि बीज में अंकुरण इसलिए होता है ताकि वह नए पौधे को उत्पन्न कर सके, नई पीढ़ी की शुरुआत कर सके, तो उस नई पीढ़ी की शुरुआत के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिट्टी से पोषक तत्व जो है बीज प्राप्त करता है, पौधे प्राप्त करते हैं, इसलिए मिट्टी की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है हाइपोजियल जर्मिनेशन, जब मिट्टी के अंदर बीज पत्र का कॉटिलीडर का विकास होता है तो उसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं।
जैसे मटर, चना, मूंगफली, आम। एपीजियल जर्मिनेशन, अगर मिट्टी के बाहर बीजपत्र का विकास होता है तो उसे हम लोग एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे कास्टर अर्थात रेड़ी, इमली, सूरजमुखी, कपास और प्याज, ये सारे आपको सीड जर्मिनेशन के प्रकार हो गए। इसका डायग्राम भी आपको जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो उसमें आपको डायग्राम इसका मौजूद रहेगा, आपको इसका डायग्राम। दोस्तों, यहाँ मैंने बीज का इंपॉर्टेंस बतलाने का काम किया है। मैंने लिखा है कि बीज पौधे के दो पीढ़ियों की संयोजक कड़ी होती है। क्यों? जब कोई पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पौधे में जब जनन की क्रिया होती है तो जनन के क्रिया के अंतर्गत पौधा जब निषेचन करता है तो निषेचन करने के बाद उस पौधे में जायगोट और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म अर्थात युग्मनज तथा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। उस भ्रूण से नए पौधे बनते हैं, अर्थात पहले से मौजूद पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। एक बात। दूसरा बात, यानी नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। दूसरी बात कि जो नई पीढ़ी आई है उस नई पीढ़ी से फिर क्या होता है, एक अगली पीढ़ी की शुरुआत होने के लिए बीज का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो पीढ़ी, एक पीढ़ी समाप्त हुआ और दूसरा पीढ़ी शुरू होगा, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक जो होता है वह कौन है? बीज है। तो बीज पौधे के दो पीढ़ियों की संयोजक कड़ी मानी गई है। यह कृषि का आधार है। आपने खेत की जुताई कर ली, खेत में सिंचाई कर दिया, लेकिन मिट्टी की सिंचाई, मिट्टी की जुताई करने के बाद आखिर हमने ये क्यों किया? इसलिए किया ताकि हम वहां फसल की उत्पत्ति कर सके, वहां खेती कर सके। लेकिन खेती के लिए आपको बीज मौजूद है ही नहीं तो आपके सारे मेहनत परिश्रम क्या हो गए? निरर्थक हो गए। तो हमारा कृषि का आधार क्या होता है? बीज होता है। यानी खेत में जो हम तैयारी करते हैं उस तैयारी के लिए हमें बीज होना जरूरी होता है, तभी हमारा अगला जो पीढ़ी है जिसे फसल के रूप में हम लोग प्राप्त करेंगे, उत्पन्न करेंगे, वह हमारे लिए संभव हो पाएगा। यह भ्रूण को सुरक्षित रखता है, अपने अंदर एम्ब्रियो को यह सुरक्षित रखता है। यह भोजन भ्रूण कोश को जमा रखता है। बीज में भविष्य का भोजन अर्थात सूखा भूखमरी के दौरान भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। बीज कई कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, कई कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य यह होता है ताकि हम जो है अगला जब ऋतु आए तो उस बीज को हम लगाकर नए फसल की उत्पत्ति कर सके, पहली बात। दूसरा, आपातकालीन, जिसे हम लोग बफर भंडारण कहते हैं, आपातकालीन स्थिति में हमारा बीज जो है वह भोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। जब सूखा हो जाता है, भूखमरी हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है, तो जो भंडार किए गए अनाज हैं, जो बीज हैं, वो हमें क्या करते हैं? जीवन प्रदान करते हैं। अगली खेती का जब ऋतु आता है तो खेती के ऋतु में वह बीज जो है बुआई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह आहार के कई रूपों जैसे अनाज, दाल, मसाला, तेल, पशु चारा के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे रेशे भी तैयार होते हैं, जैसे कपास, कपास से रेशा तैयार होता है जिससे हम लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं। चूंकि बीज लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है, इसमें दो भाग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, और दोनों के लैंगिक के साथ साथ उनमें जो है जेनेटिक कैरेक्टर में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं।
जिसके वजह से वह जो है रिकम्बिनेशन करता है, सेक्सुअल कम्बिनेशन करता है और इसके वजह से उनमें विभिन्नताएं आती हैं, उद विकास को बढ़ावा मिलता है। और मैंने यहाँ लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव दर्शाने का प्रयास किया है। और किस के बीज का वजन 0.001 mg होता है। लोइडोसिया मैंडिविसिया, जिसे हम लोग डबल कोकोनट कहते हैं, उसका बीज लगभग 18 केजी तक होता है। इस प्रकार से मित्रों, आज के मैंने इस वीडियो सेशन में आपको बीज का द्वितीय और अंतिम पाठ प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में हम आपके बीच फ्रूट्स का सेकेंड ईयर के दृष्टिकोण से जो जरूरी पॉइंट होते हैं उसको मैं आपके बीच लेकर आऊंगा और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के एक दो वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। और जब ये सारे प्लांट से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं सेक्सुअल रिलेटेड वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप अपने मित्रों में इसे शेयर करें, उन्हें इसे देखने के लिए प्रेरित करें ताकि अधिक से